नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बहराइच हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी 10 दोषियों में एक दोषी सरफराज को, जिसने गोली चलाई थी, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। सभी दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी, तो बहराइच हिंसा केस में सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। एक दोषी सरफराज को फांसी की सजा हुई है। सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बहराइच में सरफराज ने रामगोपाल को गोली मारी थी। 13 अक्टूबर 2024 को यह हिंसा हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्या जजमेंट आया है? जजमेंट आया है। इसमें जितने मुलजिम हैं उसमें सरफराज को फांसी दी गई है। बाकी सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना। नहीं, जो 3 लोग दोषमुक्त हुए हैं वो इस मुकदमे में दोषमुक्त हुए हैं, बाकी अन्य मुकदमों में नहीं हुए हैं। इस मुकदमे में दोषमुक्त भैया वो 9 को हुआ है। 10 लोगों को आज सजा का निर्धारण होना था, जिसमें से सरफराज उर्फ रिंकू को मृत्युदंड की सजा मिली है और 9 लोगों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मिली है। और इस खबर पर बहराइच से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया? 1 साल 1 महीने के भीतर ही इस मामले में सजा का ऐलान हो गया है। किस तरीके से पूरे मामले में पैरवी हुई और आरोप साबित किए गए? देखिए, जब केस दर्ज हुआ था ये 13 अक्टूबर 2024 में, उसके बाद जनवरी में इसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई और लगातार 11 महीना इसका ट्रायल चला। अगर केस दर्ज होने से बात करें तो 13 महीना 26 दिन लगे इस केस को ट्रायल होने के बाद, और सजा का अनाउंसमेंट आज हुआ है। आपको बता दें कि जो वादी पक्ष है, जो रामगोपाल मिश्रा की पत्नी है, उन्होंने भी कहा है कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है, लेकिन उन्होंने दबे मन से भी कहा कि सबको फांसी होती तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन जो सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा हुई है, वो वही व्यक्ति है जिसने जो अब्दुल हमीद हैं उनके लाइसेंसी गन से 12 बोर के उससे गोली चलाई थी, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। आपको बता दें कि इन 10 अभियुक्तों में 5 पर पहले भी एनएसए की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन उसके बाद लगातार ये सभी लोग जेल में थे। ट्रायल चल रहा था और डे टू डे सुनवाई हुई है। बड़ी बात यह है कि जो सरकार की नीति है कि जो हिंसा करेगा वो बचेगा नहीं, उसी की तहत डे टू डे जो वादी पक्ष के वकील हैं रामजी बाजपेयी, उन्होंने कहा है कि सुनवाई लगातार इसमें हुई है और इस जो न्यायालय एडीजे फर्स्ट ने जो सजा सुनाई है वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो 10 अभियुक्त थे उसमें सरफराज जिसने गोली कांड उनको फांसी और बाकी सबको आजीवन की सजा सुनाई है और उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। मैं आपको बता दूं 13 अक्टूबर 2024 में जब मूर्ति विसर्जन के दौरान महाराजगंज बाजार से जब मूर्तियां जा रही थी, उस समय डीजे पर गाने के विवाद के लेकर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कप सिरप केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर दिखाई दिया है। अवैध डायवर्सन पर एनडीपीएस बीएनएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 60 दिन के अंदर 52 जिलों में 332 फर्मों पर छापा पड़ा। 31 जिलों में 133 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम के आदेश पर इन दवाओं के अवैध डायवर्सन पर शिकंजा कसा गया है। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में लखनऊ से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर के रहने वाले 2 भाई अभिषेक और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग से पकड़ा है। आरोपियों से 2 मोबाइल और फर्जी फर्मों से संबंधित तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। नई दिल्ली में अबॉट कंपनी के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं अभिषेक और शुभम शर्मा। सहारनपुर के विशाल विभोर राणा के प्रेसिडेंट सिरप तस्करी सिंडिकेट से आरोपी जुड़े हैं। 2019 से सहारनपुर में विशाल विभोर राणा के यहां पर जीआर ट्रेडिंग दवा की फर्म में काम अभिषेक कर रहा था। शुरुआत में जीआर ट्रेडिंग में लोडिंग अनलोडिंग का काम अभिषेक ही देखता था। अभिषेक के मुताबिक विभोर और विशाल जीआर ट्रेडिंग कंपनी में अबॉट कंपनी की
पेंसिडिल कफ सिरप मंगाते थे। फर्जी फर्म के जरिए खरीद बिक्री दिखाकर नशे के तस्करों को सिरप सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते सिरप को बांग्लादेश भेजा जाता था। फर्जी बोगस फर्म बनाने और उनमें खरीद बिक्री दिखाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण सिंघल उनकी मदद करता था। अरुण सिंघल ने विशाल विभोर राणा के यहां काम करने वाले बिट्टू और उसके भाई सचिन के नाम पर फर्म खोली थी। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर के रहने वाले दो सगे भाई अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के रहने वाले अबॉट कंपनी के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर विशाल सिंह विभोर राणा और वाराणसी के शुभम जायसवाल, जो रांची में शैली ट्रेडर्स के नाम से अबॉट कंपनी का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर था, इनके पूरे सिंडिकेट से अभिषेक और शुभम दोनों भाई जुड़े हुए थे। सहारनपुर के विभोर राणा ने अपने परिचित अभिषेक शर्मा को ही नई दिल्ली में अबॉट कंपनी की सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला दी थी। अबॉट अंबेडकर नगर में कफ सिरप केस में एक्शन हुआ है। नसीम हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जलालपुर थाने में नसीम के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था आरोपी, तो नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। लखनऊ से खबर है, एसटीएफ ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। झारखंड का वसीम जावेद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 12,50,000 रुपए की अफीम बरामद हुई है। झारखंड के संजू से अफीम खरीदकर यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में यह आरोपी बेचता है। फर्रुखाबाद में डीसीएम गाड़ी की चपेट में आने से एक भाई और उसकी दो बहनों की मौत हो गई। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक और दोनों लड़कियां डीसीएम के अगले हिस्से में फंसकर कई मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन और अन्य लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। युवक अपनी दोनों बहनों को बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस डीसीएम के नंबर से आरोपी ड्राइवर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। फिरोजाबाद में भीड़ ने एक मां और बेटे की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक महिला के किसी के साथ भागने के मामले में पड़ोसी ने भीड़ जुटाकर महिला और उसके बेटे के साथ जमकर मारपीट की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ऑफिस के बाहर प्रयागराज सभा के लोगों ने धरना दिया। मेला प्राधिकरण के अधिकारी और सेतुआ बाबा पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। प्रयागराज सभा के अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने न्यूज 18 से बातचीत पर कहा कि तीर्थ पुरोहितों पर समस्या है। साधु संत तीर्थ पुरोहितों की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। मेला प्रशासन इनको वरीयता दे रहा है, जो दुख की बात है। साधु संत हम लोगों की भूमि लेकर जा रहे हैं, इससे हमको समस्या तो हो रही है। आरोप लगाया कि सतुआ बाबा यहां पर आकर 3 प्लॉट खाक चौक में ले लिया है। कहा कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। नदी के किनारे से हटते चले जा रहे हैं। हम त्रिवेणी संगम घाट के किनारे से हटते चले जा रहे हैं। मेले के पीछे ही हमको भेजते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जो है सेतुआ बाबा जो है यहाँ पर आकर 3 प्लाट हमारा खाक चौक में इन्होंने ले लिया है। क्या ये मेला अब सिर्फ जो है सेतुआ बाबा एंड सन्स का रह गया है? हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि शासन सत्ता हमारी भी बात सुने। औरैया जिले में पावर कॉर्पोरेशन विभाग ने काशीराम कॉलोनी में मुनादी करने के साथ ही सभी उपभोक्ताओं के बिजली के बिल जमा करने के निर्देश दिए हैं। पावर कॉर्पोरेशन विभाग की ओर से चलाई जा रही ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित काशीराम कॉलोनी में एक विशेष शिविर लगाया गया है। शिविर में उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है और उन्हें योजना के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। एक मुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं की आर्थिक सुविधा को ध्यान में रखकर योजना चलाई जा रही है। जिनका पहले से बकाया ज्यादा है
उनको लाभ दिया जा रहा है। 25% मूलधन में 100% ब्याज लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत सरकार द्वारा जो पूर्व में बकाए ज़्यादा हैं उनको बहुत लाभ दिया जा रहा है। 25% मूलधन में और ब्याज 7% लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में आज हम लोग कलेक्टेड कॉलोनी काशीराम योजना कॉलोनी में आए हैं। यहाँ पर हमारी लिस्ट के अनुसार 200 कनेक्शनों पर बकायेदार 200 कनेक्शन बकायेदार हैं यहाँ पे, और ये लंबे बकायेदार हैं जिनका मीटर भी पूर्व में उतारा जा चुका है, और इनको ये अंतिम मौका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये लाभ लेते हुए अपना पूरा। खबर मेरठ से है। कोर्ट परिसर में युवती से मारपीट हुई है। बॉयफ्रेंड के परिजनों पर मारपीट का आरोप है। पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है पुलिस। मुकदमे में तारीख पर आई थी युवती। मारपीट छेड़छाड़ का मुकदमा चल रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड के ससुराल के ऊपर मारपीट का आरोप है। मेरा नाम शाजिया है। शाजिया, क्या हुआ आपके साथ? मैं कोर्ट में आई थी यहाँ से तारीख पे, जिन्हें आज मेरे पे से केस वापस लेना था, उनकी भी तारीख थी। तो वो आए, आगे खड़े हुए चैम्बर साहब के बाहर आके, और आगे बोलने लगे क्या कह रही तू, क्या कह रही तू, और मेरे साथ उन्होंने मारपिटाई शुरू कर दी। किस चीज की तारीख थी? क्या समझौता होना था आपको? हमारे फैसला हुआ था। किस चीज का? मार पिटाई का था, और उसका था छेड़छाड़ का था। उसके भाई ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी। कौन है वो, क्या नाम है? तहसीन नाम है उसका। बागपत में सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने खुद सड़क को हाथों से उखाड़कर खराब निर्माण का सबूत दिया। सड़क की ऊपरी परत उखड़ते ही लोगों में गुस्सा भड़क उठा और ग्रामीणों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 13 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 88 करोड़ की लागत से किया जा रहा था, जिसका 1.5-2 किलोमीटर टुकड़ा बनते ही निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर हो गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग की किरकिरी होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार ने सड़क पर जेसीबी चलवाकर पूरे हिस्से को दोबारा तोड़वा दिया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग भी हरकत में आया और ठेकेदार को नोटिस जारी कर दोबारा सड़क निर्माण कराने के निर्देश दिए। दिनों इस पे उद्घाटन हुआ था सड़क का। ये फैजपुर नीना राजपुर खमपुर मार्ग है। ये 14 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होना था, लेकिन ठेकेदार ने क्या किया, रात में सड़क को बनाने का काम शुरू किया, कभी जनता का देख ना ले। और जब सुबह हमें पता चला, क्योंकि यहाँ घटनाएं हो गई थी रोडी और सड़क उखड़ने के कारण, तो हमने आकर देखा तो बिल्कुल सड़क नहीं, यहाँ खाद के गड्ढे की तरह जो खाद होती है वो इस पर बिछा दी। और जब हमने एक्शन में जेई साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इनको इसको हम ठीक करा देंगे, लेकिन जनता ने यहाँ आकर इसको जब हमने उखाड़ा सड़क को, वो बिल्कुल बारूद या रेत लगा दिया बिल्कुल। तो हमने आकर इसका विरोध किया। बिल्कुल बात सही है कि वो जो ट्रायल पैच बनाया गया था उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन और अनस्किल्ड तरीके से उसको लेइंग किया गया था। वेदर भी थोड़ा सा फेवरेबल नहीं था, तो जिसकी वजह से ये स्थिति हुई। पर चूंकि वो मानकों को पूरा नहीं कर रहा था जॉब मिक्स के, इसलिए हम लोगों ने चेक किया। जो संबंधित प्रभारी सहायक अभियंता हैं उन्होंने जाकर वहाँ पे पैरामीटर्स चेक किए। जब वो फुलफिल नहीं हो रहे थे तो उसको फिर इमीडिएटली वहाँ से उठवाया गया, हटा दिया है वहाँ से। हम लोगों ने उसको रिमूव किया है पूरी साइड से। सेकेंडरी ठेकेदार को हमने इस संबंध में नोटिस जारी किया कि आपने ट्रायल पैच खराब किया है, ये काम स्वीकार्य नहीं है। मथुरा वृंदावन में भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी से गाड़ियों और ई रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। अलग अलग रूट के लिए ई रिक्शा पर अलग रंग की पट्टी होगी। इनमें वृंदावन के रूट नंबर 1 के लिए लाल और रूट नंबर 2 के लिए हरे रंग की पट्टी रिक्शा के शीशे पर लगाई जाएगी। इस पट्टी पर स्टेशन नंबर भी छपा होगा। तय रूट पर केवल रजिस्टर्ड गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। मथुरा में रेलवे ग्राउंड और वृंदावन में 4 धाम मंदिर के पास वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। चालक तय रूटों के अलावा अन्य रूटों पर अपना वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे। उन्हें पहली बार में तो चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ई रिक्शा की है। नगर निगम के साथ बैठक करके ये तय किया गया है, उनके बोर्ड में भी प्रस्ताव पास कराया गया है कि सभी ई रिक्शा का पंजीकरण करेंगे, उनका रूट निर्धारित करेंगे, उनका कलर तय करेंगे
और एक क्षमता से ज़्यादा ट्रैफिक पे किसी भी दशा में हम ई रिक्शा नहीं चलने देंगे। इसके अलावा वृंदावन में चूंकि कई जगह पार्किंग दूर दूर है, वहाँ से कम्यूट करने के लिए मंदिर आदि पर हम प्राधिकरण 60 गोल्फ कार्ट चला रहा है, जो कोई 12 सीटर है, कोई 16 सीटर है, कोई 20 सीटर है, कोई 8 सीटर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो मथुरा और वृंदावन का ट्रैफिक है उसे सुधारा जाए और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। जिला प्रशासन का दावा है कि उसने वृंदावन में ई रिक्शाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रूट प्लान तैयार किया है। साथ ही जो आने वाले श्रद्धालु थे उनसे जो अधिक किराया वसूला करते थे उस पर भी अंकुश लगाया, क्योंकि जिला प्रशासन ने हर रूट पर अपने ई रिक्शा उसके कलर जो है तय कर दिए हैं, साथ ही किराया भी तय कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर, क्योंकि लगातार मथुरा वृंदावन जाम की समस्या को देखा जाता था, उसके बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया और उन्होंने एक खाका तैयार किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन का दावा है कि अब मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। बागपत में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर मिली लोहे की रॉड, 3 इंच मोटी लोहे की रॉड बरामद हुई है। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। बावली गांव के पास बीती रात की घटना है। बड़ौद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यही रेलवे लाइन है, यहीं से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बावली गांव पड़ता है और बावली गांव से पहले ही जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, इसके बीचों बीच लगभग 10 फीट लंबा एक लोहे का पाइप रखा था। लोहे के पाइप का एक सिरा जो रेलवे का परला ट्रैक है उस पर था और जो दूसरा सिरा था वो इस साइड रखा था। दिल्ली से लगभग एक मालगाड़ी आई और मालगाड़ी आने के बाद उस पाइप से टकराई। गनीमत रही कि जो लोको पायलट था उसकी निगाह उस पाइप पर पड़ गई और उसने जो है समय रहते ट्रेन को काबू कर लिया। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर जो है ट्रेन को रोका है। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की। वाराणसी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर की समीक्षा की। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी के साथ साथ जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके बाद सीएम योगी बरेली पहुंचे, जहां पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट में एक भी घुसपैठिए का नाम ना हो। यूपी बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर, जल्द हो सकता है अध्यक्ष पर फैसला। खरमास से पहले नाम की घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर, भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जल्द हो सकता है अध्यक्ष पर फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए देगी। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत सारी माताएं बहनें 10,000 रुपए का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। पर हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव होता है। यूपी से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता आते हैं। इस लिहाज से 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव देश की राजनीतिक धुरी बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव में अब 400 से कम दिन बचे हैं। समाजवादी पार्टी इसकी तैयारी काफी पहले से कर रही है। वहीं अब बीजेपी अखिलेश यादव को इस बयान पर चौतरफा घेर रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जब सरकार में थे तब उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया था। कोई मास्टर स्टॉक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे। उनके पूज्य पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। फिर चाहे एसआईआर का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है।
बरेली से खबर है, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बयान आया है विपक्ष पर। मंत्री जेपीएस राठौर ने हमला किया है। घुसपैठियों को खुश करना चाहता है विपक्ष की हर चाल को बीजेपी नाकाम करेगी। ये कोई एक वर्ग घुसपैठिया वर्ग को खुश करना चाहते हैं, जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं और घुसपैठ करके यहाँ पर पहुँच गए हैं और इन्होंने किसी तरीके से अपना वोट भी बनवा लिया है। और ये लोग चाहते हैं कि स्थायी रूप से ऐसे घुसपैठिए इस देश में घुसे रहें और उनको वोट करते रहें। क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो? क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस देश में प्रधानमंत्री कौन हो? हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे और विपक्ष की हर चाल को नाकामयाब करने का संकल्प हमने लिया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर। 15 दिनों तक बढ़ी एसआईआर की समय सीमा। 26 दिसंबर तक यूपी में होगी एसआईआर। यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। तमिलनाडु, गुजरात में एसआईआर की समय सीमा 3 दिन बढ़ी है। एमपी, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ी है। अंडमान निकोबार में एसआईआर की अवधि 7 दिन बढ़ाई गई है। में गणना चरण जो 11 दिसंबर तक था, जिसकी अवधि, अब भारत निर्वाचन आयोग ने 15 दिन का और समय दे दिया है और अब 26 दिसंबर तक हमारे यहाँ गणना चरण चलेगा। यानी 26 दिसंबर तक भी हम किसी मतदाता से गणना फॉर्म भरवा कर उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। वैसे तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया, आज 100% के आसपास हम पहुँच गए हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाता चिन्हित हुए थे एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड वोटर के रूप में, 2,95,00,000 के आसपास की संख्या है, तो हम इस बड़ी हुई अवधि में पुनः चेक करवाना चाह रहे हैं अधिकारियों को लगाकर। दिल्ली में अभिनेता धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। साथ में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्नी हेमा मालिनी ने उन्हें याद करके भावुक हो गईं और कहा कि उनका व्यक्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ था। वो सबके साथ सम्मान से पेश आते थे। शाली रहा कि मैंने उनके साथ 6-7 फिल्में की। बड़ा अच्छा वक्त बीता, बहुत कुछ। मैं 90s की बात कर रहा हूँ और मेरा नया मेरी एंट्री हुई थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे प्यार से बिब्बा मुंडा कहते थे। मैं उनको बहुत मिस करूँगा और मेरी किस्मत कहूँ या जो भी कहूँ, लास्ट ईयर ही यहाँ पे सनी देओल सर रहते थे, उनकी मकान में वो आए थे और वो हमारे पड़ोसी थे नॉर्थ एवेन्यू में, जब वो सांसद थे। तो पिछले साल की बात है, वहाँ धर्म जी 21 फिल्म की शूटिंग करने चंडीगढ़ जा रहे थे और मैं वहीं से, मुझे पता चला वो रुके हुए हैं, मैं उनको मिलने गया और बहुत बातें की उन्होंने, सिनेमा की बातें। बहुत जिंदा दिल इंसान, भावुक व्यक्ति। जी हो, बॉबी जी हो, वो सब मुझे इतना प्रोत्साहित कर, स्पेशली क्योंकि हम सब नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हमेशा ही वो गप्पे मारना और मेरे काम को बहुत सराहते थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। मुझे बहुत यादें हैं कि वो कहते थे, बेटा कंगना बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा तुम्हें देखकर, तुम अच्छा फाइट करती हो अपनी बातों को लेकर, अपने हक के लिए। तो मैं उनके व्यक्तित्व के तो सभी फैन हैं, एक्टिंग के तो है ही है, उसके साथ व्यक्तित्व के फैन हैं। तो हम इस दुख की घड़ी में देओल परिवार के साथ हैं।